रामपुर गांव की गलियों में सुबह सुबह एक साइकिल की घंटी सुनाई देती है। बलदेव अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के केन लादे गाता हुआ जा रहा है। हमारी साइकिल है फर्राटेदार, लेकर जाती हमको गांव के उस पार। बलदेव कुसुम चाची के घर के बाहर अपनी साइकिल रोकता है और घंटी बजाता है। हे चाची, आ जाओ, दूध ले लो। अंदर से कुसुम चाची आती हैं। लाओ भाई, आज जरा आधा लीटर दूध ज्यादा दे देना, मेरी बिटिया का खीर खाने का मन है। हाँ हाँ, अभी ले लो। बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाना बिटिया को। बलदेव फिर से अपनी साइकिल उठाता है और दूसरे घर की ओर निकल पड़ता है। वहाँ एक महिला उसे रोकती है। अरे बलदेव भाई, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे, आज महीना पूरा हो गया ना। बलदेव पैसे लेते हुए कहता है, हाँ दीदी, लाओ दो। आपका हिसाब एकदम साफ रहता है, आप एकदम समय पर पैसे दे देती हो। अरे बलदेव भैया, तुम गांव में सबसे सस्ता दूध देते हो और रोज समय पर भी आते हो, तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें समय से तुम्हारे पैसे दे। अरे आपका धन्यवाद दीदी। अच्छा, मैं चलता हूँ। जब बलदेव चला जाता है तो उस महिला का पति बाहर आता है। इस दूध वाले की ज्यादा तारीफ नहीं कर रही थी तुम? अरे तो और क्या, सच ही तो कह रही थी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे बलदेव इतना ईमानदार है बेचारा। पहले हम शहर से पैकेट वाला दूध मंगाते थे, वो कितना महंगा पड़ता है, और उसे लेने के लिए आपको इतनी दूर दुकान तक जाना पड़ता था। बेचारा बलदेव तो घर तक दूध दे जाता है और पैसे भी शहर वाले दूध से कम लेता है। और तो और। अरे बस बस भाग्यवान, और न बताओ। मैं समझ गया कि बलदेव बहुत बेचारा और ईमानदार है। अब मुझे माफ करो और जरा एक कप चाय पिला दो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, कहकर पत्नी अंदर चली जाती है। उधर बलदेव अपना सारा काम खत्म करके घर पहुंचता है। उसकी पत्नी राधा उसे देखकर कहती है, अरे आप आ गए, आज देरी हो गई। बलदेव थकावट का नाटक करते हुए बोला, अरे पूछो मत, साइकिल का टायर रास्ते में पंचर हो गया था, उसे ठीक कराने में बहुत देर लग गई। ओहो, तो आप एक मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? इस साइकिल पर काहे चलते हैं जब ये इतनी खटारा है तो? ताकि मैं भोला, सीधा और गरीब लग सकूं। क्या क्या मतलब? अरे अगर मैं मोटर गाड़ी से चलने लगा तो गांव वाले सोचेंगे नहीं कि इस गरीब दूध वाले के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से। हाँ, कहां से क्या, दूध बेचकर और कैसे? बलदेव उठकर खड़ा होता है और सीधा अपने तबेले में जाता है, जहां राधा ने जानवरों का ताजा दूध निकाल कर रखा था। लेकिन सबको पता है कि सिर्फ दूध बेचकर कोई मोटर गाड़ी खरीदने के लायक नहीं हो जाता। बलदेव ताजा दूध में अरारोट मिलाने लगता है। राधा भाग कर आती है। अरे रुकिए रुकिए, ये दूध तो हमारे इस्तेमाल का है, इसमें अरारोट क्यों मिला रहे हैं? मूर्ख औरत, कितनी बार तुमसे कहा है कि हमारे इस्तेमाल का दूध अलग रखा करो। यहाँ तबेले में मैं सिर्फ बेचने वाला मिलावटी दूध ही रखता हूँ। जी माफ करिएगा, अभी हटा देती हूँ। राधा घबराकर दूध का बर्तन हटा लेती है। गांव वालों की सोच के विपरीत बलदेव एक बहुत ही लालची और चालाक दूध वाला था। वो खुद से हंसते हुए कहता है, गांव वालों की नजर मैं एक बेचारा गरीब दूध वाला हूँ, तो वही रहने दो। मेरा असली चेहरा कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगा और मैं ऐसे ही मिलावटी दूध बेच बेच कर बहुत सारा धन जमा करता रहूंगा। बलदेव की धोखेबाजी की गाड़ी मजे से चल रही थी, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात कुछ गलत लोगों से हुई। एक दिन बलदेव साइकिल से दूध बेचकर वापस घर जा रहा था कि फिर से उसकी साइकिल पंचर हो गई। अरे ये खटारा तो नाक में दम कर रखी है, फिर से इसको बनवाना पड़ेगा। वह बिरजू पंचर वाले की दुकान पर जाता है। बिरजू उसे देखते ही कहता है, अरे भैया, फिर से आ गए आप। अरे अब तो आप एक नई साइकिल ले ही लो, आपकी साइकिल का पंचर बनाते बनाते हम थक गए भाई। अरे कहाँ बिरजू भाई, घर में दाना पानी चल जाए वही बहुत है। अब कहाँ नई साइकिल खरीदेंगे हम जैसे गरीब।
साइकिल ठीक होने में समय था। बिरजू ने कहा, अरे भैया, इसे ठीक करने में 15 से 20 मिनट लगेगा। आप कब तक खड़े रहेंगे? जाइए, सामने जाकर भजिए वाले की दुकान पर बैठ जाइए ना। अच्छा ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बलदेव भजिए वाले के पास चला गया। लाओ भैया, जरा एक प्लेट भजिया खिलाओ। वहां उसके सामने 2 आदमी बैठे थे जो वसूली करने वाले गुंडे जैसे दिख रहे थे। अचानक उनमें से एक को जोर से खांसी आने लगी। अरे कैसी भजिया बनाई है तूने, नालायक। अरे अरे, क्या हुआ भैया जी? अरे जल्दी पानी लाओ। अरे भैया, पानी तो खत्म हो गया है, मैं अभी कुएं से लेकर आता हूँ। तो क्या तब तक मैं खांसता ही रहूंगा? बलदेव तुरंत उठा और अपनी साइकिल के केन से थोड़ा दूध लाया। लो भैया, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। उस आदमी ने दूध पिया और उसकी खांसी रुक गई। अब जाकर आराम मिला, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, इंसान ही इंसान के काम आता है ना। ये लो भैया, आपकी भजिए। अच्छा, मैं अभी पानी भर के लाता हूँ। कहीं किसी और को जरूरत पड़ी तो पहले से रहना चाहिए ना। जब भजिया वाला चला गया तो उस गुंडे ने बलदेव से कहा, काफी शुद्ध दूध बेचते हो, क्या क्या मिलाया था दूध में? ये सुनकर बलदेव सकपका गया। क्या मतलब है आपका भैया? मतलब ये कि ये दूध तो बहुत मिलावटी था, चक्कर ही पता चल गया। बलदेव बहुत घबरा गया। आज तक गांव में कोई उसके दूध का राज नहीं जान पाया था। देखो भैया, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। चाहो तो मुझसे कुछ पैसे ले लो, मेरे सालों का बना बनाया धंधा है, इसे चौपट मत करना। अरे हम तुम्हारा धंधा चौपट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे धंधे में 4 चांद लगवा देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो भाई, मिलावट तो तुम कर ही रहे हो, तो हम तुम्हें मिलावट से कुछ अलग करने को नहीं कहते। तुम बस अपने दूध में ये मिला देना। उसने एक पाउडर की पुड़िया बलदेव को दी। बलदेव डर गया। ये क्या चीज है भाई? नहीं, ये नशे वशे का व्यापार नहीं करता मैं। अब ये सब तुम अपने ही पास रखो। अच्छा, मतलब सिर्फ दूध में अरारोट मिलाने का व्यापार ही करते हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने सोचा था तुम भी 4 पैसे ज्यादा कमा लो, मगर ये तो अपना अपना भाग्य है। क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तैयार हूं भाई। अब सामने से आती लक्ष्मी को भला कौन मना कर सकता है। लाओ पुड़िया इधर लाओ। ये हुई ना बात, तो फिर ये लो, इस एक पैकेट को एक बड़े दूध के केन में मिलाना। इससे कम या ज्यादा में नहीं, तभी स्वाद में किसी को अंतर नहीं पता चलेगा। और हां, इसे मिलाने के बाद तुम्हारे दूध की डिमांड गांव में 4 गुना हो जाएगी। लोगों को यह बहुत अच्छा लगने लगेगा और चाहकर भी बिना इसे कोई पिए रह ही नहीं पाएगा। एक पुड़िया का 1000 रुपया हुआ। अरे अब ये तो बहुत ज्यादा है भैया। अच्छा, ज्यादा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मत खरीदो। अभी ये भजिया वाला आएगा ना, तो इसे ही बेच देंगे। ये तो खुशी खुशी 1000 रुपए में खरीद लेगा। अरे नहीं, रुको, मैं देता हूं ना पैसे, ये लो। बलदेव ने जल्दी से पैसे दे दिए। शाबाश, चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। बलदेव घर जाकर दूध में पाउडर मिलाने लगा। तभी राधा वहां आ गई। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? ये है जल्दी से अमीर होने का शॉर्टकट। अब बहुत हुआ अरारोट मिलाना, अब देखो कितनी जल्दी हम अमीर होते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। कितना अच्छा हुआ जो मेरी माँ ने आपसे मेरी शादी करवाई। अच्छा, काश मैं भी ऐसा ही कह सकता। भाग्यवान। जी क्या? मैं समझी नहीं। नहीं, कुछ नहीं। जाओ खाना बनाओ। एक हफ्ता बीत गया। दूध की डिमांड वाकई बढ़ गई। बलदेव ने गुंडों से 10 पुड़िया मांगी। गुंडे ने चेतावनी दी, हमेशा संभल कर इस्तेमाल करना। जितना बोला है उससे ज्यादा मत मिलाना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। वो रोज की तरह कुसुम चाची के घर गया।
काकी आ जाओ, दूध ले लो। अंदर से चाची की जगह एक जवान लड़का आया। लाओ भैया, दूध मुझे दे दो। अरे आप कौन है? आपको पहले तो कभी गांव में नहीं देखा। चाची पीछे से बोली। अरे बलदेव, ये मेरा भतीजा विजय है। अपने पिताजी के साथ यहाँ कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर आया है। अच्छा, छुट्टी पर। अब शहर में क्या नौकरी करते हो भैया? पुलिस में हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही बलदेव के हाथ से बर्तन छूट गया और सारा दूध गिर गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये दूध कैसे गिर गया? वो गलती से हाथ से बर्तन फिसल गया था भैया। कोई बात नहीं, दूसरा दूध दे दो। अरे नहीं, आज तो दूध खत्म हो गया है भैया। मैं कल आता हूँ ना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहकर बलदेव वहां से भाग गया। विजय और चाची को ये बहुत अजीब लगा। इसे क्या हो गया? इसने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। होगी जरूर कोई बात। खैर, चलिए अंदर चलते हैं बुआ जी। बलदेव घर पहुंचकर हाफ रहा था। राधा ने पूछा, अरे क्या हुआ जी, आप ऐसे हाफ क्यों रहे हैं? फिर से कुत्तों ने दौड़ा दिया था क्या? अरे चुप करो तुम। तुम्हारे ही बोलने की कमी है इस वक्त। जाओ यहां से। मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसे और मत बढ़ाओ। क्या आप भी? मैं जब भी बोलती हूँ पता नहीं कैसे आपके सिर में दर्द होने लग जाता है। ओफो, तुम्हारे सामने आकर बैठना ही पाप है। मैं जा रहा हूं यहां से। बलदेव गुस्से में बाहर निकला ही था कि सामने से विजय आ रहा था। अरे दादा रे, ये वापस यहाँ क्यों आ रहा है? बलदेव अंदर भागा। देखा, नहीं रह पाए ना मेरे बिना। अरे चुप करो तुम, जब देखो तब बकवास। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आप यहाँ आइए आइए। हाँ, वो दूध गिर गया था ना, तो बुआ जी ने कहा कि आपके घर आकर दूध ले जाऊं। बड़ा विश्वास है उन्हें आप पर। मैंने कहा कि पास की किसी दुकान से जाकर दूध ले आऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि बलदेव भाई के वहां से ही दूध लेकर आओ। अरे ऐसी बात है क्या? ये तो काकी का बड़प्पन है, वरना मैं तो बस मामूली सा दूध वाला हूं। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है। गांव में तो आपके बहुत चर्चे हैं। मैंने तो आज तक किसी आम दूध वाले का इतना नाम नहीं देखा है। बलदेव घबरा गया। उसने राधा से कहा, ये बहुत बड़े पुलिस वाले हैं, इन्हें चाय वाय पिलाओ, मैं दूध लाता हूं। बलदेव तबेले में सोच रहा था कि मिलावटी दूध दूं या शुद्ध। उसने बहाना बनाया कि बचा हुआ दूध फट गया है। विजय चाय पकौड़े खाकर चला गया, लेकिन उसे शक हो गया था। विजय के डर से बलदेव ने कुछ दिन काम बंद रखा। गुंडे आए और बोले, तुम पुड़िया क्यों नहीं ले रहे हो? कहीं और सौदा तो नहीं कर लिया? नहीं भाई, पुलिस वाला गांव में है, अभी रुकना पड़ेगा। एक दिन बलदेव ने देखा कि विजय अपना बैग लेकर स्टेशन जा रहा है। भाई, मेरी आज शहर की वापसी की ट्रेन है। अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे घर का शुद्ध दूध जरूर पीऊंगा। बलदेव खुश हो गया। चलो, बला टली, अब फिर से काम पर लगता हूं। तबेले में राधा पहले से ही दूध में पाउडर मिला रही थी। बलदेव चिल्लाया, अरे ये क्या चल रहा है? मैंने सोचा आप काम पर जा रहे हैं तो मैं ही मिला दूं। तुम अपने काम से काम रखो, हटो अब। बलदेव दूध बांटकर वापस आया ही था कि उसके कॉलर पर विजय का हाथ पड़ा। तुम यहाँ? तुम्हारी तो ट्रेन थी ना? दूध वाले, नशे का तो ठीक है, मगर इतना नशा कौन मिलाता है दूध में कि पहली घूंट में ही आदमी का सर चकरा जाए। क्या? ये क्या बकवास है? मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। जी हाँ, मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। जैसे ही मैं घर गया, बुआ जी ने मुझे एक गिलास दूध दिया। पीते ही पता चल गया कि उसमें कितना नशा था, और मेरे जाते ही तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई। बस मैं समझ गया कि क्या हेराफेरी कर रहे हो तुम। नहीं नहीं, कोई हेराफेरी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। जरूर किसी ने मुझे फंसाया होगा। शहर से मैंने अपनी टीम बुला ली है। बाकी की तहकीकात तो वो लोग करेंगे। फिलहाल तुम चलो मेरे साथ थाने, बाकी के सवाल जवाब वहीं होंगे। विजय घसीटकर बलदेव को थाने ले गया। गांव वालों को उस ईमानदार दूध वाले का असली चेहरा दिख गया।
बलदेव के साथ साथ वे गुंडे भी पकड़े गए। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बसे शूल पानी गांव की ओर जाने वाला रास्ता किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। दिसंबर की जमा देने वाली ठंड थी और बर्फीली हवाएं हड्डियों को चीर रही थीं। आसमान से रुई के फाहे जैसे बर्फ गिर रही थी। अमर, निशा और मीरा अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर इस पहाड़ी इलाके की सैर पर निकले थे। उनकी बैलगाड़ी जिस पर वे सवार थे अचानक एक पुरानी सराय के पास रुक गई। अमर ने गुस्से में कहा, दत्त रेखी, मुझे पता था ये बैलगाड़ी इस चढ़ाई को नहीं झेल पाएगी, पर इसी वक्त यार इसका धुरा पूरी तरह से टूट गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी 10 मिनट पहले तक तो सब ठीक था, अचानक से पहिया जाम कैसे हो गया? मीरा ने चिंता जताते हुए कहा, गाड़ी खराब हो गई और मेरा फोन नो सर्विस दिखा रहा है। अमर, मैंने कहा था ना कि सफर के लिए कोई पक्की सवारी ढूंढो। अब हम इस बर्फीले जंगल के बीचों बीच फंस गए हैं। अंधेरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पास ही धनु नाम के एक बूढ़े की छोटी सी झोपड़ी थी जहां वह अंगीठी जलाए बैठा था। अमर उसके पास गया। एक्सक्यूज मी बाबा, हमारी बैलगाड़ी यहीं खराब हो गई है। क्या आसपास कोई बढ़ई या मैकेनिक मिलेगा? यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा। धनु ने अपनी धुंधली आंखों से उन्हें देखा और बोला, गाड़ी रुक गई बाबूजी, या इस घाटी की रूहों ने उसे थाम लिया? यहाँ की बर्फ लोहे को भी गला देती है। आओ हाथ सेंक लो, इस रास्ते पर रुकने वाले अक्सर राही ही होते हैं। हाँ बाबा, पहिया टूट गया है। क्या यहाँ कोई गांव है जहां से मदद मिल सके? हमें जल्दी निकलना है, रात होने वाली है और बर्फ गिर रही है। इस गांव में मदद तो क्या, ढंग का इंसान भी नहीं मिलता। जो बढ़ई है वो कोसों दूर रहता है और वो भी अब कल सुबह सूरज निकलने के बाद ही आएगा। आज की रात तो तुम्हें यहीं काटनी होगी। ये घाटी अमावस की रात को किसी को आसानी से जाने नहीं देती। तभी वहां एक फटेहाल आदमी भागता हुआ आया और उन्हें देखते ही चिल्लाने लगा, बंद करो ये बातें, वो सुन लेगा। वो जाग गया है, तुम लोगों ने उसे जगा दिया। भागो यहाँ से, मूर्खों, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कहाँ खड़े हो। अमर गुस्से से बोला, ए भाई, दूर रह। कौन है तू और किस शोर की बात कर रहा है? हम तो बस यहाँ फंस गए हैं। आवाज मत करो, वो बर्फ में है, वो कोहरे में है। मैंने उसे देखा, लाल आंखें। वो मेरी पत्नी को ले गया, अब वो तुम्हें लेने आ रहा है। गाड़ी छोड़ो और भागो, इस लकड़ी की गाड़ी में तुम जिंदा दफन हो जाओगे। धनु ने उस आदमी को डांटा, एक कालू, दूर हट इनसे। अपनी पागलपन की बातें अपने पास रख, जा भाग जा यहाँ से। कालू घबराकर वहां से चला गया। तभी निशा ने पूछा, कौन था वो और वो किस साए की बात कर रहा था? आप लोग यहाँ किस चीज से डरते हैं? अरे नहीं, वो तो बस पागल है, यहाँ अक्सर आता जाता रहता है। आप लोग घबराइए मत, उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। रात के लिए धनु ने उन्हें पास की एक पुरानी सरकारी धर्मशाला का रास्ता दिखाया। लालटेन की मध्यम रोशनी में चलते चलते तीनों उस पुरानी इमारत तक पहुंच गए। इमारत के चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। मुझे उस बूढ़े धनु की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा राज था। दिल बार बार कह रहा है कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। निशा ने उसे तसल्ली दी, मीरा, तुम बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देखती हो। ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। हम तीनों साथ हैं, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। तीनों डर के मारे खड़े हो गए। निशा ने कांपते हुए पूछा, ये किसकी आवाज थी? मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई जंगली जानवर होगा। मीरा और निशा ने उसे अकेले जाने से मना कर दिया और तीनों साथ में ऊपर गए। पर वहां कोई नहीं था। वापस नीचे आते ही मीरा चीख पड़ी, अमर, क्या तुमने वो देखा? खिड़की के बाहर 2 लाल बिंदु जैसे जलते हुए अंगारे हवा में तैर रहे हों। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से अमर की ही आवाज आई, निशा, मीरा, दरवाजा खोलो, मैं बाहर रह गया हूँ।
जल्दी खोलो, वो मेरे पीछे है। मीरा दरवाजा खोलने ही वाली थी कि निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अमर तो हमारे साथ अंदर खड़ा है, तो बाहर कौन है? वो तुम्हारी आवाज निकाल रहा है। ये पिशाच है, ये छलावा है। अमर ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, पिछले दरवाजे से। तीनों धर्मशाला के पीछे वाले रास्ते से जंगल की ओर जान बचाकर भागने लगे। बर्फीली हवाओं के बीच उन्हें अपनी ओर बढ़ते हुए एक भयानक साए का एहसास हुआ। भागते भागते वे एक छोटी गुफा में छुप गए। अमर ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। अरे, यहाँ एक डंडा सिग्नल आ रहा है। मैं हमारे कुल पुरोहित गुरुजी को फोन लगाता हूँ। गुरुजी ने फोन उठाया। अमर ने सारी परेशानी गुरुजी को बता दी। बेटा घबराना मत, अगर वो पिशाच है तो वो तुम्हें सुबह होने से पहले नहीं छोड़ेगा। गुफा सुरक्षित नहीं है, तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाना होगा। क्या वहां आसपास कोई मंदिर है? माँ दुर्गा या काली माता का कोई पुराना मंदिर? पिशाच माँ के मंदिर की सीमा में नहीं घुस सकता। निशा को याद आया। हाँ, जब हम आ रहे थे मैंने रास्ते में एक माँ काली का खंडर मंदिर देखा था। वो यहाँ से 500 मीटर दूर होगा। जैसे ही वे गुफा से निकलकर भागे, अचानक जमीन फटी और निशा का पैर उसमें धंस गया। एक अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन के अंदर खींचना शुरू कर दिया। निशा की चीखें जंगल में गूंज उठी और पलक झपकते ही वो जमीन के अंदर समा गई। अमर और मीरा बदहवास होकर भागते रहे और आखिरकार मां काली के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गए। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही वो साया पीछे हट गया। मां की प्रतिमा के सामने जल रहे दिए की रोशनी ने उस अंधेरे साए को रोक दिया था। रात भर वे दोनों मां के चरणों में बैठे रहे। सुबह होते ही वे वापस उस जगह पहुंचे जहां बैलगाड़ी खराब हुई थी। वहां बैलगाड़ी तो ठीक थी, लेकिन धनु की झोपड़ी का नामो निशान नहीं था। वहां गांव का सरपंच बैठा था। अमर ने पूछा, काका, यहाँ जो बूढ़ा था धनु, वो कहाँ है? सरपंच ने उन्हें गौर से देखा और बोला, बेटा, यहाँ कोई धनु नहीं रहता। धनु तो 10 साल पहले इसी जंगल में भेड़ियों का शिकार हो गया था। और ये जो धर्मशाला तुम बता रहे हो, वो तो बरसों पहले जलकर राख हो गई थी। तुम लोग शुक्र मनाओ कि सुबह तक जिंदा बच गए। इस घाटी पर मां काली का पहरा है, शायद इसीलिए तुम बच गए। अमर और मीरा बिना एक पल गवाए बैलगाड़ी लेकर वहां से निकल गए। लेकिन शूल पानी की उस घाटी में आज भी रात होते ही बर्फ के बीच उन लाल आंखों का इंतजार शुरू हो जाता है।